हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में आपको पढ़ाया जा चुका है पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तीसरा चैप्टर में जो मैं आपको अभी इस टाइम पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 6 प्रिंसिपल्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। कौन कौन से 6 प्रिंसिपल्स है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या प्रिंसिपल भी कह लो, कॉन्सेप्ट कह लो, प्रिंसिपल कह लो, एक ही चीज़ है। तो अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है कि जब आप अकाउंटिंग करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, और वी हैव टू डू अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब हमें जो अकाउंटिंग करनी है वो बिजनेस के नज़रिए से करनी है, वो मालिक के नज़रिए से अकाउंटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अकाउंटिंग जो होगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, वो जो है मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। उसके बाद दूसरा जो प्रिंसिपल था वो है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाएंगे जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मनी में। इसका मतलब यह है कि सारे ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। क्वालिटी वाले बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते, इमोशनल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा जो प्रिंसिपल था वो था अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि होल लाइफ का प्रॉफिट आपको एक बार में नहीं निकालना है। तो होल लाइफ का प्रॉफिट आपको एक बार में नहीं निकालना, तो ईयर वाइज या फिर एक प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड तय कीजिए। जनरली एक ईयर ही होता है अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर कह लो। वो आपका किसी भी जगह से स्टार्ट हो सकता है। जनरली विदेशों में यानी कि आउट ऑफ इंडिया जो वो 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। इंडिया में 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म होता है, ठीक है। तो इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड इस प्रकार से चलता है। अभी अकाउंटिंग पीरियड रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरे ज़िंदगी का प्रॉफिट आप एक बार में नहीं निकाल सकते किसी भी बिजनेस का, तो इसलिए आप ईयर वाइज बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं या लॉस निकालते हैं, जो भी है, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के बाद है नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी आइटम्स आपके पास फाइनेंशियल आइटम्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उन सबको डिस्क्लोज करना है सेपरेटली इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको सेपरेट दिखाना है। यदि आप उसे सेपरेट नहीं दिखा पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो भाई प्रिंसिपल कहता है कि आप उसे सेपरेट ही दिखाएंगे, बट मटेरियल आइटम को सेपरेट दिखाना है। हर चीज़ को आप सेपरेट दिखाने लगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि फुल डिस्क्लोजर मतलब सब चीज़ को अलग अलग दिखाना है, नहीं। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है कि कंप्लीट अंडरस्टैंडेबल मीनिंग में आपको सारी चीज़ें दिखानी है। उसके बाद अगला जो है मेटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है ओनली दोज आइटम्स विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी रिप्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर मटेरियल, यानी सिर्फ वही बातें मटेरियल में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बतानी है जो मटेरियल है, जो कि जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव बन के चलना है, यानी रूढ़िवादी बन के चलना है, कंजूसों की तरह सोचना है, तो फिर आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपको जितने भी होने वाले लॉसेस हैं उनको पहले रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, पर जो भी आपके फ़ायदे हैं जो भविष्य में हो सकते हैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो होंगे या नहीं होंगे, उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो जिसका मतलब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेज। मतलब भविष्य में होने वाले जो भी प्रॉफिट है उनको तो आप एंटिसिपेट अंदाजा मत लगाइए, बट आपको जो है भविष्य में होने वाले लॉसेज हैं उनको अंदाजा लगा के चलना है। अब उससे आगे के प्रिंसिपल्स मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उससे आगे के प्रिंसिपल्स मेरे पास जो रहते हैं वो रहते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 प्रिंसिपल रहते हैं। तो पहला 7th प्रिंसिपल क्या कहता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल का मतलब क्या है, सुनिए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि एनी असेट्स ऑफ द बिजनेस विल बी रिकॉर्डेड एट इट्स परचेज प्राइस, कि कोई भी असेट्स जो आपने बिजनेस के लिए खरीदा है
उसको आप इसके परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, भले ही उसका मार्केट प्राइस कुछ और हो जाए, उससे आपको मतलब नहीं है। जैसे मान के चलिए मैं ये मोबाइल जो है मार्केट से ख़रीद के लाया, ठीक है। जब मैंने मार्केट से ख़रीदा तो ये 20,000 रुपये का मोबाइल था। जब मैं मार्केट से निकला, ठीक है, तो रास्ते में आगे मुझे पता लगा कि यार ये मोबाइल तो मार्केट में अब 20,000 का नहीं है, 15 का मिल रहा है। अभी मैं पहुंचा भी नहीं हूँ, घर भी नहीं पहुंचा हूँ, सेंटर भी नहीं पहुंचा हूँ, मार्केट से बस यहाँ आया भी नहीं हूँ, रास्ते में पता लगा कि मोबाइल के रेट गिर गए हैं। अब ये मोबाइल 15,000 में बिक रहा है, पर मैंने कितने का खरीद लिया है? मेरे पास बिल भी कितने का होगा? 20 का। मेरे पास बिल भी 20 का होगा, मैंने खरीदा भी 20 का है, तो मैं इसे 15 का रिकॉर्ड नहीं कर सकता। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपने जितने में खरीदा है, जितना पैसा दिया है, आपको उतने में रिकॉर्ड करना है। वॉट एवर प्राइस इज देयर इन द मार्केट, कुछ भी प्राइस हो मार्केट में, उससे मतलब नहीं। चलिए, तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू अक्वायर द एसेट्स। उस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे जितना कि आपने विशेष असेट्स को खरीदने के लिए दिया है। वो कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर जितना आपने पैसे दिए हैं उसका आपके पास सबूत है, तो उतने पे ही आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। इट इज इररेलेवेंट, ये इररेलेवेंट है, वेदर देयर इज एनी चेंज इन प्राइस आफ्टर परचेज। तो परचेज कर लेने के बाद यदि कोई और प्राइस चेंज हो जाता है उसमें, तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। It means market value is irrelevant for recording. मार्केट वैल्यू जो है वो irrelevant है रिकॉर्डिंग के लिए। आपको हमेशा कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है जितने में आपने खरीदा है। उसके बाद 8वां जो प्रिंसिपल है वो कहता है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई हमेशा साल ख़त्म होने पे या फिर अकाउंटिंग पीरियड जो भी है वो अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होने पे आपको चेक करना है कि उस साल का एक्सपेंसेस कितना है और उस साल की रिवेन्यू कितनी है, और एक्सपेंसेस और रिवेन्यू के बीच में जो डिफरेंस है या तो वो प्रॉफिट होगा या फिर वो लॉस होगा, वो प्रॉफिट और लॉस आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और रिवेन्यू साल के अंत में एक बार आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है मैचिंग प्रिंसिपल। यही बात मैंने यहाँ लिखवाई है। एक्सपेंसेस इनकर्ड to earn the revenue should be recognized as expense in the year revenue against this is recognized। इसका क्या मतलब हुआ सुनिए। उन्होंने कहा भाई देखो, यदि आप किसी चीज़ के लिए कमाई इस साल कर रहे हैं तो उस चीज़ का खर्चा आप अगले साल रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया 2022 में तो 23 में, ठीक है, 23-24 में मैंने आपको पढ़ाया, तो 23-24 में मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपसे फीस लेता हूँ, और 23-24 में मैं इस कमरे का किराया भी देता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि फीस इस साल रिकॉर्ड कर लूँ और किराया मैं अगले साल रिकॉर्ड करूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस साल आपको रेवेन्यू हुई है उस रेवेन्यू के अगेंस्ट खर्चा भी उसी साल लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसी साल उसको मैच करना है। नहीं, आज इस साल का रेवेन्यू और इसी साल का खर्चा होना चाहिए, क्योंकि इस महीने का जो कमाई है मेरा वो इसी महीने के खर्चे से एडजस्ट होना चाहिए। जैसे इस महीने मैंने 40,000 रुपये फीस में इकट्ठा किया और इस महीने मैंने 6,000 रुपये किराया दिया, ठीक है, तो इस महीने के रेवेन्यू के अगेंस्ट इस महीने का खर्चा रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। इस महीने की रेवेन्यू के अगेंस्ट अगले महीने का खर्चा रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ कहता है। तो यहाँ मैंने महीना लिख के समझाया है, बट है असल में ईयर की बात। एट द एंड ऑफ ईयर या फिर एट द ईयर एंड और आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड, जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, वी नीड टू मैच
द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एंड कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है जब अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है या फिर अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड किए जाएंगे, पहला डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन recorded in the books of accounts should have two impacts, दो इम्पैक्ट होने चाहिए, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट। ऐसा नहीं डेबिट में कुछ और क्रेडिट में कुछ और, इक्वल अमाउंट होना चाहिए। इट मीन्स अ सिंगल ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन टू लेजर अकाउंट, दो जगह रिकॉर्ड किया जाएगा साइमल्टेनियसली। दो लेजर अकाउंट्स में आपका एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा और वो भी साइमल्टेनियसली का मतलब उसी समय। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने इस महीने एक लेजर में रिकॉर्ड कर दिया और अगले महीने आप दूसरे लेजर में रिकॉर्ड करोगे, ऐसा नहीं। जिस डेट पे जिस समय में आपने रिकॉर्ड किया है एक लेजर में डेबिट में, उसी डेट पे उसी समय आपको क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये हुई आपकी तीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब कि आपको सारे बातें जो है वो सारे असेट्स जो हैं वो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करने हैं। उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट, जितने भी खर्चे हैं रेवेन्यू में उनको मैच करना है साल खत्म होने पे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, यानी हर ट्रांजेक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट है वो दो कॉन्सेप्ट बच गए हैं। ये दो कॉन्सेप्ट के बाद खत्म है, टोटल 11 ही कॉन्सेप्ट है। 10वां कॉन्सेप्ट क्या कहता है, या प्रिंसिपल कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, एक ही चीज़ है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब है कि कोई भी रिवेन्यू तब रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा जब ट्रांजैक्शन हो गया है और आपको ये अधिकार मिल गया है कि आप उससे अमाउंट कलेक्ट कर पाए, यानी अमाउंट रिसीव करने का अधिकार आपको मिल गया है। तो आप उसी टाइम सेल मान लेंगे, आपको उसके आगे वेट करने की जरूरत नहीं है। सेल आपको उसी टाइम मान लेना है जिस टाइम आपने माल बेच दिया। पैसा वो दे रहा है, अभी नहीं दे रहा, उधार ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको उतने दिन तक नहीं रुकना है। सेल उसी दिन मान लिया जाएगा जिस दिन ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, तो यदि मान के चलो मेरी कोई दुकान है, मेरे से सामान लोग उधार खरीद के ले जाते हैं, तो जो लोग उधार खरीद के ले जा रहे हैं ना उसको भी मैं सेल मानूंगा और उसी समय ना सेल मानूंगा जिस समय मैं बेच रहा हूँ। उस समय तक मैं वेट नहीं करूंगा जब वो पैसा देगा। ठीक है, सेल आपको उसी समय लिख देना है कि ये सेल हो गया जिस समय आपने बेच दिया। उस दिन तक का इंतजार नहीं करना है जब वो पैसे देगा। तो रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड, कि जब आपको पैसे लेने का अधिकार मिल जाता है तो इसका मतलब माल बिक गया। ठीक है, जब आपको पैसे लेने का अधिकार हो गया तो इसका मतलब माल बिक गया। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन ट्रांजैक्शन इज टेकन प्लेस, ट्रांजैक्शन हो गया तो रिकॉग्नाइज कर लो, और राइट टू रिसीव हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, पैसा रिसीव करने का आपके पास अधिकार आ गया। इट इज इररेलेवेंट, मतलब नहीं रखता वेदर अमाउंट रिसीव्ड एट दैट टाइम और नॉट, पैसा आपको उस समय मिला या नहीं मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल गया है तो भी सेल है, नहीं मिला है तो भी सेल। उसके बाद अगला है हमारे पास वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन सपोर्टिव होना चाहिए किसी डॉक्यूमेंट के, यानी उसके सपोर्ट में उसके जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया है उसके सपोर्ट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई सबूत होना चाहिए उसका। जैसे मैं लिख दूं कि सेल 50 लाख का, तो सेल 50 लाख का कोई सबूत तो दिखाओ कि सेल 50 लाख का है, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सेल का बिल होना चाहिए।
जैसे टैक्स इनवॉइस, सेल बिल, कैश मेमो जिसे कहते हैं हम, ये सारी चीज़ें यदि आपके पास है तो आपका मतलब है कि आपने जो माल बेचा है उसका ये सबूत है। जैसे मान के चलो कि ये मोबाइल मैंने ख़रीदा है और मैंने लिख दिया कि मोबाइल मैंने 20,000 का ख़रीदा, तो भाई क्या सबूत है कि 20,000 का ख़रीदा? कोई सबूत तो होना चाहिए। तो उसके पीछे मेरे पास है एविडेंस। एविडेंस क्या है? इसका बिल होगा। तो उस बिल को देख के मैंने लिखा है कि ये 20,000 का है। वही बात मैंने यहाँ लिखी है। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अ ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी सपोर्टेड। उसके सपोर्ट में कुछ ना कुछ होना चाहिए, और उसके सपोर्ट में जो चीज़ होगी उसे क्या कहा जाएगा? सबूत। कि ये ट्रांजैक्शन का सबूत है। इट मीन्स अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ट्रांजैक्शन जो है वो सबूतों के आधार पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जिसका सबूत नहीं वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। द एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। और जो एविडेंस हमारे पास ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए होते हैं उनको हम वाउचर्स कहते हैं। ठीक है, वाउचर्स ही वो सबूत है जिनके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट? टोटल मिला के 11 के 11 कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए पिछले वीडियो में, यानी पिछली क्लास में और इस क्लास में।